और असलम मियाँ, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, माफ करिए मैं आपको देख नहीं पाया। वालेकुम अस्सलाम। कोई बात नहीं बेटा, और तुम्हारी अम्मी ठीक है? जी अल्लाह का करम है, अब पहले से आराम है। बहुत अच्छे, जीते रहो बेटा। मानना पड़ेगा, अपने अब्बू के जाने के बाद तुमने बड़ी हिम्मत से काम लिया और अपनी अम्मी की सेहत को भी आखिरकार संभाल ही लिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अब इजाजत दीजिए, काम पर जाना है। अस्सलाम वालेकुम। यही कोई 18 साल के आसपास की उम्र होगी असलम की, जब उस पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया। 1 साल पहले ही असलम के अब्बू की मौत हो गई थी। पति के चले जाने का गम असलम की अम्मी से बर्दाश्त न हुआ और वो भी बीमार रहने लगी। सबको लगने लगा था कि अब वो भी नहीं बच पाएंगी, लेकिन असलम की देखरेख और दुआओं ने उसकी अम्मी को हिम्मत दी और वो पहले से कुछ बेहतर हो गई। अब घर में बस 2 ही लोग थे, असलम और उसकी अम्मी। असलम को पढ़ाई छोड़कर काम धंधे पर लगना पड़ा। वो सुबह जल्दी उठता, घर के सारे काम करता और फिर नमाज पढ़ने के बाद काम करने फैक्ट्री चला जाता। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। फिर एक सुबह अरे असलम बेटा तू छोड़ दे, ये सब झाड़ू वाड़ू मैं कर लूंगी। नहीं अम्मी, अपनी हालत देखो जरा, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। आप बस आराम करो और देखो मैं कैसे फटाफट सारे काम निपटा देता हूँ। या अल्लाह, या तो मुझे उठा ले या फिर मुझे पहले की तरह भला चंगा कर दे। मेरी इस हालत की वजह से मेरे बच्चे को कितना काम करना पड़ता है। या अल्लाह, मेरी अम्मी की बस दूसरी वाली दुआ कबूल कर लेना, क्योंकि अगर ये चली गई तब भी रोटी मुझे बनानी ही पड़ेगी। इसलिए इन्हें जल्दी से ठीक कर दो ताकि रोज बढ़िया बढ़िया खाने को मिले। इतना कहकर असलम जाकर अपनी अम्मी के गले से लग गया। फरहा भी मुस्कुराने लगी और प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। घर के काम निपटाने के बाद असलम फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा, जहां असल में सिलाई मशीन बनाने का काम होता था। फैक्ट्री के मालिक अरमान मियाँ बड़े ही भले आदमी थे। अल्लाह का दिया सब कुछ था उनके पास। असलम को मिलाकर करीब 50 मजदूर वहां सिलाई मशीनें बनाते थे, जो बाद में पूरे इलाके में सप्लाई होती थी। असलम के अब्बू भी पहले इसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। फिर उनके इंतकाल के बाद अरमान मियाँ ने उनकी जगह असलम को रख लिया। असलम अपने अब्बू की तरह ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। कुछ दिन बाद बकरीद आने वाली थी। असलम चाहता था कि इस बार उसके घर में अल्लाह के नाम की कुर्बानी हो और इसके लिए वो पैसे जोड़ने की कोशिश भी कर रहा था। हालांकि अम्मी की दवाइयों के खर्च और बाकी खर्चों के साथ ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। असलम कहाँ खोया हुआ है? नहीं अम्मी, वो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या बात है बेटा, मुझसे बोलना। कुछ नहीं अम्मी, इस बार मैं जरूर कुछ ऐसा करूँगा कि आपको नाज होगा मुझ पर। अरे मेरे बच्चे, मुझे तो हमेशा से तुझ पर नाज है। तुझ जैसा बेटा तो बड़े नसीबों से मिलता है। असलम किसी भी तरह से इस बार बकरीद का त्योहार अपने घर में अच्छे से मनाना चाहता था और इसके लिए उसने 3000 रुपए बचा भी लिए थे। फिर बकरीद से 1 हफ्ते पहले वो बकरा मंडी जाने के लिए तैयार होने लगा। असलम कहाँ जा रहे तू? आज तो तेरी छुट्टी है ना? जी अम्मी छुट्टी तो है, बस एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। कुर्बानी के लिए बकरा लाकर असलम अपनी अम्मी को खुश करना चाहता था, इसलिए उसने उस वक्त उनसे कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद वो अपने घर से निकला, बकरा मंडी की तरफ जाने वाले ऑटो में बैठ गया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक ही उस ऑटो का पिछला पहिया निकल गया। ऑटो तेजी से एक तरफ घूमा और फिर पलट गया। इत्तेफाक से ऑटो के ठीक पीछे एक कार थी, जिसके ड्राइवर ने ऑटो को पलटता देखकर कार को बहुत तेजी से घुमाया और वो कार पास के ही एक बड़े से पेड़ से जाकर भिड़ गई। उधर ऑटो पलटने की वजह से असलम का सिर भी चकराया हुआ था। गनीमत ये थी कि उसे कोई गहरी चोट नहीं आई। उसने खुद को संभाला और फिर ऑटो में सवार बाकी लोगों की मदद करने लगा। चलो अल्लाह का शुक्र है किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। तभी असलम की नजर उस कार पर पड़ी। उसने फौरन जाकर कार के अंदर देखा तो कार में उसकी ही उम्र का एक नौजवान था। एक्सीडेंट की वजह से उसके सिर से काफी खून बह रहा था और वो बेहोश था। असलम ने बिल्कुल देरी नहीं की और फौरन वहीं से एक दूसरा ऑटो बुक किया और उसे नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए। क्या हुआ इन्हें? इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और ये बेहोश हो गए हैं। चोट तो आपको भी लगी है, आप भी इनके साथ थे क्या? नहीं सर, पर उससे क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह की खातिर आप पहले इनका इलाज शुरू कीजिए। देखो बेटा, इनके सिर पर गहरी चोट लगी है, पता नहीं जख्म कितना गहरा है। कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो ऐसा करो, तुम काउंटर पर 5000 रुपए जमा कर दो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और असलम गहरी सोच में पड़ गया। उसकी जेब में उस वक्त सिर्फ 3000 रुपए थे,
जो असल में उसने किसी और काम के लिए रखे थे। आपके मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं, ये उसका सामान है, इन्हें आप रख लीजिए। जी शुक्रिया आपका। असलम ने पर्स खोलकर देखा तो उसमें रखी आईडी से पता चला कि उस लड़के का नाम फरहान है। उसके पर्स में 2000 रुपए भी थे। असलम ने उन 2000 रुपयों के साथ अपने 3000 रुपए मिलाए और काउंटर पर जमा कर दिए। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब अब कैसे हैं वो? ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम उन्हें सही वक्त पर यहाँ ले आए, वरना जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। या अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इस लड़के के परिवार से नहीं हो, इसलिए मैंने तुमसे सिर्फ टेस्ट के पैसे जमा करने को कहा और इस लड़के का ऑपरेशन कर दिया। पर अब तुम्हें जल्द ही इसके परिवार वालों को ढूंढना होगा आगे की फॉर्मेलिटीज के लिए। जी मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। काफी देर सोचने के बाद असलम को एक तरीका सूझा और उसने फरहान के पास जाकर उसके फिंगरप्रिंट से उसके फोन को अनलॉक किया। फिर उसने उस लड़के के फोन की लास्ट कॉल वाले नंबर पर कॉल किया और सारा हाल बता दिया। वो नंबर फरहान के एक दोस्त का था जिसने तुरंत ही उसके घर पर हादसे की इत्तला कर दी। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी से अरमान मियाँ बाहर निकले, जिनकी फैक्ट्री में असलम काम करता था। असलम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे सर पर चोट कैसी? सब ठीक तो है ना? जी मैं तो ठीक हूँ, बस किसी का इंतजार कर रहा हूँ। एक भाईजान अंदर एडमिट हैं, उनके अब्बू यहाँ आने वाले हैं। असल में फरहान अरमान मियाँ का ही बेटा था, जो एक दिन पहले ही विदेश से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस लौटा था। असलम ने उसे कभी नहीं देखा था, इसलिए पहचान नहीं सका। अरमान मियाँ भी उस वक्त तक कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने असलम को अपने बेटे के एक्सीडेंट के बारे में बताया और फिर दोनों अस्पताल के अंदर गए। वहाँ जाकर दोनों को सच्चाई का पता चला। भाई साहब, आपके लड़के की जान बची है तो इस लड़के की वजह से। ये लड़का बड़ा हिम्मती और नेक दिल है। बिना जान पहचान होते हुए भी इसने आपके बेटे को बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी। कुछ घायल होने के बावजूद इसे आपके बेटे की ही चिंता थी हर वक्त। यकीन मानिए, अगर अस्पताल लाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हालात कुछ और ही होते। सच्चाई जानकर अरमान मियाँ ने असलम के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए उससे बोले, असलम बेटे, मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? नहीं मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मालिक साहब, एहसान तो आपका है मुझ पर। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी वहाँ आया और उसने काउंटर पर जमा कराए गए 5000 रुपए की रसीद अरमान मियाँ को पकड़ा दी, जिसे देखकर वो सारी बात समझ गए और असलम से बोले, बेटा ये पैसे तुमने काउंटर पर जमा किए, पर अभी तो तुम्हें तनख्वाह भी नहीं मिली होगी। जी वो मैंने ये पैसे बचा कर रखे थे। असलम की हिचकिचाहट और मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अरमान मियाँ पूरी बात समझ गए। उन्होंने असलम को गले से लगा लिया और फिर अपने ड्राइवर से कहकर असलम को उसके घर छुड़वाया। फिर उसी शाम असलम के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जी बताइए। जी, ये आपके लिए ये बकरा अरमान मियाँ ने भेजा है और कहा है कि बकरा ईद पर कुर्बानी के बाद उनके बेटे की सलामती की दुआ जरूर करना। उस बकरे को देखकर असलम की आंखों में आंसू आ गए। फिर सब ठीक हो गया। असलम और उसकी अम्मी ने बड़े दिनों बाद कोई त्योहार अच्छे से मनाया और सही मायने में असलम ने जो कहा था वो कर दिखाया, क्योंकि अब सिर्फ असलम की अम्मी को ही नहीं बल्कि उसे जानने वाले हर शख्स को उस पर नाज था। अरे अकरम, हो गया क्या? नहीं अब्बा, अभी कम से कम आधा घंटा और लगेगा। ऐसी क्या दिक्कत हो गई भाई? अब्बा, इंजन का पिस्टन घिस गया है, बदलना पड़ेगा। या अल्लाह, इसमें तो वक्त लग जाएगा। तुम कर तो लोगे ना, या फिर मैं लगूं साथ में? अब्बा यकीन रखिए, मैं कर लूंगा। अच्छी बात है, पर चलो पहले खाना खा लो, फिर कर लेना। ठीक है अब्बा। ये है अकरम और उसके अब्बा रहमान, जो अकबरपुर में रहते हैं। अकरम के अब्बा रहमान की मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान है, जो वो कई साल से चलाते आ रहे हैं। आमदनी ज्यादा नहीं थी तो बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चल पाता था। इसी के चलते उनका बेटा अकरम भी 10वीं से आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। रहमान और अकरम सारा दिन दुकान संभालते और अकरम की माँ रसीदा घर। मजा आ गया, अम्मी ने क्या बढ़िया सब्जी बनाई थी आज। हाँ, तुम्हारी अम्मी की बनाई भिंडी का तो हर कोई दीवाना है। अच्छा ये बताओ कि उस्मान मियाँ कब आने का बोल गए बाइक लेने के लिए? जी वो शाम तक आ जाएंगे। वो बोल रहे थे कि बार बार प्लग शॉर्ट हो रहा है। मैं तो देखते ही समझ गया था कि या तो हेड गया या पूरा पिस्टन ही बदलना पड़ेगा। तो पिस्टन बदले बिना काम नहीं चलेगा क्या? नहीं अब्बा, पूरा पिस्टन ही बदलना पड़ेगा, कोई जुगाड़ हो नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा करो, नया पिस्टन ही लगा दो। खुदा ना खास्ता कहीं
रात बेरात अगर गाड़ी ने धोखा दे दिया तो उस्मान मियाँ मेरे गले पड़ जाएंगे। ठीक है अब्बा, मैं बस अभी लग जाता हूँ काम पर। रहमान बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे और यही गुण अकरम को भी उनसे मिला था। बल्कि असल में तो अकरम इस काम में अपने अब्बा से भी ज्यादा होशियार हो गया था। दरअसल उसे गाड़ियों का शौक बचपन से ही था। पेचकस, प्लास और पाने, यही सब उसके बचपन के खिलौने थे। वो जब भी दुकान पर खाली होता तो कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश में लगा रहता। उसकी इस आदत को देखकर उसके सारे दोस्त उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन, अकरम सुनो जरा। जी अब्बा। देखो, मैं जरा उस्मान भाई के साथ बगल के गांव जा रहा हूँ, तुम अपना और दुकान का ख्याल रखना। अच्छा अब्बा, वैसे कोई खास काम से जा रहे हो? हाँ बेटा, वो उस्मान भाई को बकरा लेना है ना, बकरीद के लिए। अरे हाँ, पर अब्बा अभी तो कई महीने बाकी हैं। अरे बकरीद से ऐन पहले, पता है ना बकरे कितने महंगे हो जाते हैं, थोड़ा पहले खरीद लेंगे तो सस्ता मिल जाएगा। उस्मान भाई जिद कर रहे थे कि मैं साथ चलूं, तो मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। ठीक है अब्बा, अपना ख्याल रखिएगा। रहमान की आमदनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो अपने लिए तो बकरा खरीद नहीं सकता था, पर वो अपने पुराने दोस्त उस्मान के लिए बकरा खरीदने उसके साथ चल दिया। रहमान के जाने के बाद अकरम दुकान में हर रोज की तरह कुछ नया बनाने की कोशिश करने लगा। शाम हुई तो रहमान और उस्मान एक बकरे को साथ लेकर वापस आ गए। अरे बाबा, ये तो खूब तगड़ा बकरा है। हाँ, कीमत भी तो अच्छी चुकाई है उस्मान भाई ने इसके लिए। अब चाचा, कितने का मिला आपको ये बकरा? अरे पूछो मत, 15,000 मांगे थे इसके, बड़ी मुश्किल से 12,000 में लेकर आया हूँ। सच में बड़ा महंगा पड़ा आपकी बार। अच्छी बात है। अच्छा चाचा, ये तो बताइए आपकी बाइक कैसी है, मतलब वो ठीक तो चल रही है ना? हाँ बढ़िया एकदम। रहमान भाई बकरे के चक्कर में बताना ही भूल गया, भाई मान गए, आपने तो हमारी बाइक एकदम ही चकाचक कर दी। शुक्रिया भाई, पर इस बार सारा काम अकरम ने अकेले किया है आपकी बाइक में। अच्छा, अब क्या बात कर रहे हो? माशाअल्लाह, देखना रहमान भाई, अकरम एक दिन जरूर कुछ बनकर दिखाएगा। इंशाअल्लाह भाई। वक्त गुजरने लगा और कई महीने बीत जाने के बाद बकरीद नजदीक आ गई। फिर एक सुबह जब अकरम और रहमान अपने घर में सो रहे थे, तभी तेज हल्ले से उनकी नींद खुल गई। अब्बा उठिए, देखिए जरूर कुछ तो हुआ है बाहर। अरे हाँ, क्या हो रहा है, अब बाहर जाके देखना पड़ेगा। रहमान और अकरम घर से बाहर निकले तो देखा कि उनके मोहल्ले में रहने वाला फुरकान जोर जोर से चिल्ला रहा था। मेरा बकरा चोरी हो गया, मेरा बकरा चोरी हो गया, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं, अब मैं कुर्बानी कैसे करूंगा? बकरा चोरी हो गया? और कब और कैसे? देखो ना रहमान भाई, रात में बकरे को यहीं बांधा था और जब सुबह उठा तो देखा कि कोई मेरा बकरा खोल के ले गया। पूरे 15,000 देकर खरीदा था मैंने वो। आसपास देख लो फुरकान भाई, कहीं रस्सी खोल कर चला गया हो। हर तरफ देख लिया रहमान भाई, वो चोरी ही हुआ है, पता नहीं कौन उसे खोल ले गया। पूरा मोहल्ला इसी चिंता में था कि आखिर वो बकरा गया कहाँ। 2 दिन बाद मोहल्ले के एक और घर से फिर बकरा चोरी हो गया। अब तो हर कोई परेशान हो गया। 2 दिनों में मोहल्ले से 2 बकरे गायब हो गए थे। चोर बहुत ही शातिर था और किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सभी सतर्क हो गए थे और अपने अपने बकरों का खास ख्याल रखने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद अगले दिन ही उस्मान के घर से भी बकरा चोरी हो गया। ये वही बकरा था जो उस्मान और रहमान दोनों एक साथ खरीद कर लाए थे। बकरा चोरी होने से दुखी उस्मान से फिर रहमान ने कहा, अब क्या करें भाई, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। नहीं रहमान भाई, मैंने देखा था उसे रात को। वो चोर, वो एक औरत है। क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ रहमान भाई, रात में खटपट हुई तो मैं फौरन बाहर आया। मैंने देखा कि एक औरत बुरके में मेरा बकरा खोलने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे ऐसा मुक्का मारा कि मैं तो बेहोश ही हो गया, और जब होश आया तो मेरा बकरा गायब था। उस्मान की बात सुनकर हर कोई हैरान था। पूरे इलाके में ये खबर फैल गई कि चोर एक औरत है जो रात के अंधेरे में बुर्का पहनकर आती है और लोगों के घरों से बकरे खोलकर ले जाती है। इसके बाद रहमान की दुकान में बहुत बुरा हुआ उस्मान चाचा के साथ। हाँ, और बताओ, चोर एक औरत है, खुदा खैर करे। अब्बा, अब मुझे नहीं लगता कि वो एक औरत है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? आप खुद ही सोची ना कि 5 फीट की दीवार फांद दी और उस्मान चाचा जैसे हट्टे कट्टे आदमी को एक मुक्के में बेहोश कर दे। अब और फिर इतना तगड़ा बकरा बगल में दबाकर एक औरत भला ले जा सकती है क्या? बात तो ठीक है तुम्हारी, पर अब करें तो क्या करें? एक तरकीब है मेरे पास। इतना कहते ही अकरम अपनी दुकान में गया और कुछ लोहे के पाइपों को साथ लेकर बैठ गया। वो उनकी वेल्डिंग करने लगा। फिर रात में, अब्बा ये लीजिए, तैयार हो गया हमारा बकरा। अब ये पकड़वाएगा उस चोर को। है पर ये तो, लेकिन ये कैसे पकड़वाएगा उस चोर को?
बस अब आप देखते जाइए, कल सुबह तक तो वो चोर सबके सामने होगा। दरअसल अकरम ने लोहे का एक नकली बकरा बनाकर तैयार कर दिया था और उस पर ऐसा पेंट किया था जिससे वो बिल्कुल असली बकरा लग रहा था। अकरम ने जानबूझकर उस नकली बकरे को अपने घर के खुले आंगन में बांध दिया और आराम से सोने चला गया। थोड़ी ही देर बाद अचानक बाहर के किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। अब्बा उठिए, काम हो गया है? चलो चलो जल्दी चलो। जैसे ही अकरम और रहमान आंगन में आए तो उन्होंने देखा कि वाकई वहां पर बुर्का पहने चोर जमीन पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था। अकरम और रहमान ने फौरन जाकर उसे पकड़ लिया और फिर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया। वाह भाई अकरम, जो काम कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। लेकिन ये तो बताओ आखिर कैसे पकड़ा इस चोर को तुमने? चाचा, इस चोर को उल्लू बनाने के लिए मैंने लोहे का नकली बकरा बनाया और उसके गले में रस्सी के बजाय करंट वाली बिजली की तार बांध दी। बस फिर जैसे ही इस चोर ने बकरे को छुआ, हो गया इसका काम। बहुत बढ़िया बेटा, चलो अब जरा इन मोहतरमा का चेहरा तो देखें और फिर इनसे अपने बकरे भी तो वापस लेने हैं। रसीदा बहन, जरा जाइए तो। उस्मान के कहने पर जैसे ही अकरम की माँ रसीदा ने चोर के चेहरे से पर्दा हटाया तो वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। बुरके के अंदर कोई औरत नहीं बल्कि फुरकान था, वही फुरकान जिसका बकरा सबसे पहले चोरी हुआ था और उसके बाद से ही लगातार बकरे चोरी हो रहे थे। उस्मान ने आगे बढ़कर फुरकान से पूछा, क्यों बे, क्या है ये सब है? तेरा तो खुद का बकरा चोरी हुआ था ना, सच सच बता वरना। मुझे माफ कर दो भाईजान, माफ कर दो। मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने आप सबके बकरे चुराए। पर तेरा खुद का बकरा वो कहाँ गया? वो असल में मैंने अपना बकरा बेच दिया था और फिर आप सबसे झूठ कहा कि वो चोरी हो गया, ताकि आप सब मुझे बेचारा समझे और मुझ पर कोई शक ना करे। मुझे लगा था कि ऐसा करके मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा और सबके बकरे ईद से ऐन पहले महंगे दामों पर बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। बेटा, चाल तो तेरी अच्छी थी, पर मेरे अकरम के सामने चल नहीं पाई। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने फुरकान को पुलिस के हवाले कर दिया और फिर सभी ने होशियार अकरम की पीठ थपथपाई। साथ ही बकरीद का त्योहार भी खूब हंसी खुशी के साथ मनाया। नदीम एक गरीब मजदूर था। गरीबी के चलते आज उसे असलम खान के घर मजदूरी करनी पड़ी। असलम खान के यहाँ बकरा ईद का जश्न होने वाला था, इसलिए असलम खान ने मकान के ऊपर की छत बनवाने का काम शुरू किया। नदीम बाकी के कुछ मजदूरों के साथ छत के काम में लग गया। अरे रशीद मियाँ, ये क्या, कमजोर से मजदूर काम के लिए बुला लिए? अगर ऐसे ही ढीले बनकर काम करेंगे तो इस बकरा ईद की जगह अगली बकरीद तक ये छत बनकर तैयार होगी। चिंता मत करो हुजूर, आपका काम समय से पहले करवा कर ही मैं दम लूंगा। अभी इनके रोटी खाने का समय हो रहा है, इसीलिए थोड़े आलसी हो गए हैं। ओ नदीम, छत का उधर का हिस्सा कितना बनकर तैयार हुआ है? हुजूर बस थोड़ा काम बाकी है, फिर हम सब इधर की तरफ लग जाएंगे। 3 से 4 दिन में छत बनकर पूरी तैयार हो जाएगी। हुजूर, कुर्बानी का बकरा आ गया है, जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसा। अरे वाह, इस बार तो बकरा ईद पर मजा ही आ जाएगा। लेकिन बात सुन, अच्छे से बांध देना ताकि कोई चुरा ना पाए। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं, लोग अपना बकरा ईद मनाने के लिए सुना है दूसरों के बकरे को चोरी कर लेते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ तो मजदूर काम कर रहे हैं, इनमें से किसी का क्या भरोसा, कब किसकी नीयत बिगड़ जाए। असलम खान उन गरीब मजदूरों की तरफ टेढ़ी निगाह करके देखने लगा। मजदूर बेचारे कुछ नहीं बोले, चुपचाप वो काम पर लगे रहे। शाम को छुट्टी होने के बाद सब मजदूरों को उनके पैसे दिए गए। हुजूर, मजदूरों को आज के पैसे देने हैं, मैं सोच रहा था आप मुझे दे दो तो मैं इन्हें बांट दूं, फिर कल सुबह ये सब समय पर पहुंच जाएंगे। अरे रशीद भाई, तुमने कह दिया और ये सब समय पर आ गए, ऐसा कभी नहीं होता। अब इस नदीम को ही देख लो, आज भी 10 बजे काम पर पहुंचा। पूछ इससे, आज ये देर से क्यों आया था? हुजूर, बेगम को 1 महीना पहले ही बच्चा हुआ है, घर में देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बच्चे की देखभाल कर रहा था, तभी आने में देर हो गई। मैं कल समय पर आऊंगा मालिक। तो फिर तो काम पर क्यों निकला है? घर में बच्चे की और बेगम की देखभाल ही कर ले, काम करने की क्या जरूरत है? देख रशीद, मैं तो सोच रहा हूँ तू इसकी जगह किसी और मजदूर को पकड़ ले, नहीं तो ये रोजाना ही देर से आएगा। नहीं, अब मुझे आने में देर नहीं होगी मालिक, मैंने बेगम की अम्मी को बुला लिया है, कुछ दिन वो यहाँ रह जाएंगी, फिर मुझे समय पर आने को मिल जाएगा। ऐसे मुझे काम से मत निकालो हुजूर, बड़ी मुश्किल से मैं घर परिवार चलाता हूँ, मुझे बड़ी परेशानी हो जाएगी। हुजूर, कुछ दिन और देख लेते हैं, अगर नहीं आया तो मैं खुद इसे काम से निकाल दूंगा। ठीक है, तो आज फिर इसके 100 रुपए काट कर दे, तभी इसे समझ आएगी। पकड़, इसके 150 रुपए हाथ में दे दे। मालिक, मेरे घर में छोटा बच्चा है, आप मेरे इतने रुपए काट लोगे? घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बच्चे का दूध भी खरीदना है, घर में खाने का सामान और राशन भी खत्म है,
बड़ी मुश्किल से। रशीद नदीम की बात बीच में ही काट देता है। अरे बड़े लोग हैं, इनके सामने इतना बोलना सही नहीं है। जितने दे रहे हैं उतने रख ले, नहीं तो इस काम से भी जाएगा। ये तो मैं हूं जो तेरा काम बचाने की फिराक में हूं, और तू जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। चल अब चुपचाप जा और कल समय पर आ जाना। नदीम की मजबूरी थी कि वो अपनी गरीबी के कारण इस समय चुप था। वो कुछ नहीं बोला और 150 रुपए लेकर उसने बाजार से कुछ सामान और बच्चे के लिए दूध खरीदा और घर पहुंचा। अच्छा हुआ आप सब्जियां ले आए, मैं जल्दी से कुछ खाने का बना लेती हूँ। सलमा, तू बच्चे के पास बैठ, खाना मैं बना लेती हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या करूं सलमा, मुझे जबरदस्ती असलम खान के घर काम करना पड़ रहा है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? नदीम असलम खान के घर हुआ आज का सारा वाकया बताता है। ये तो असलम मियाँ की बात बहुत ही गलत है। थोड़ा तो उन्हें खुदा से डरना चाहिए कि ऐसे हम गरीब मजदूरों के पैसे काटकर वो अपने खजाने भरकर क्या ही करेंगे। बेटी, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गरीब मजदूर बेचारा पूरा दिन मेहनत करके जो थोड़े पैसे कमाता है, ये लोग उसे कोई अहमियत नहीं देते। ये पैसे वाले अपना रौब अलग ही दिखाते हैं। गरीब मजबूर बेचारे इनके आगे कुछ नहीं बोल सकते। ये लो, तुम दोनों खाना खाओ, मैं गरम गरम रोटी सेक रही हूँ। सलमा, तू भी खा ले बेटी, तेरा भूखा रहना बच्चे के लिए ठीक नहीं। कोई नहीं, अपने बीबी बच्चों के लिए थोड़ा बर्दाश्त कर लूंगा, कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। अगले दिन नदीम जल्दी ही काम पर चला जाता है। इतनी देर तक मजदूर काम पर नहीं आए थे। नदीम छत पर गया और अपना काम करने लगा। तभी तेज बारिश हो गई, जिस कारण छत पर पानी भर गया। अरे आज तो काम हो ही नहीं सकता, बारिश में छत गीली हो गई है। अब तो काम कल ही करना पड़ेगा। देखता हूँ, रशीद मियाँ को फोन कर लूंगा। इसी कारण मुझे लगता है बाकी मजदूर भी काम पर नहीं आए हैं। मुझे लगता है सबने छुट्टी कर ली होगी। मैं भी घर ही चला जाता हूँ। नदीम घर जाने लगता है, तभी असलम उसे आवाज लगाता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? अभी सारे मजदूरों को आने दो। आज छत का काम नहीं तो बगीचे की सारी सफाई तुमसे ही करवा लूंगा। कम से कम मेरा दिन तो खराब नहीं होगा। मेहमान आएंगे तो पूरा घर साफ करना जरूरी है। जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, फिर तुम्हें बता दूंगा कि बगीचे को कैसे साफ करना है। जी हुजूर। नदीम बगीचे की सफाई करने के लिए चला जाता है। और भी मजदूर आ जाते हैं और वो भी असलम खान के कहने पर बगीचे की सफाई करने लगते हैं। सफाई करते हुए नदीम गमले को हटाकर साइड में रख रहा था, तभी उसके हाथ से गमला छूट गया। असलम खान गुस्से में आ जाता है और नदीम को थप्पड़ मार देता है। तुम्हें पता भी है जो गमला तुमने तोड़ा उसकी कीमत कितनी थी? मेरे खास दोस्त ने यह गमला तोहफे में मुझे दिया था और तुमने इतना कीमती गमला तोड़ दिया। मैं पहले ही रशीद को कह रहा था कि तुम्हें काम पर ना रखे, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। नहीं तो तुम आज इतना बड़ा नुकसान न करते। अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ यहां से, और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मालिक, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से मेरे हाथ से छूट गया। ऐसे मुझे नौकरी से मत निकालो हुजूर, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक, मैं नौकरों को बुलाकर अभी तुझे धक्के मारकर यहां से निकलवाता हूँ। जैसे ही असलम गुस्से में आगे बढ़ता है, अचानक उसके पैर में एक सांप काट लेता है और असलम छटपटाकर जमीन पर गिर जाता है। नदीम और बाकी मजदूर ये सब देख रहे थे। अरे इन्हें तो सांप ने काट लिया, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अरे तू पागल है जो इसकी मदद कर रहा है? ये हमारे साथ कितना बुरा सलूक करता है? मरने दे, इसकी यही सजा है। इनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, चल यहाँ से। नहीं नहीं इमरान भाई, ये गलत है। मैं इन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ये जहर निकालना होगा। असलम खान की आंखें बंद होती जा रही थी, पर उसे पता था कि नदीम उसके पास ही बैठा है। तभी रशीद भी आ जाता है। नदीम कोशिश करके असलम के पैर से जहर निकाल देता है, पर इस कोशिश में नदीम भी थोड़ा बेहोश होने लगता है। इतनी देर में रशीद फोन करके डॉक्टर को भी बुला लेता है। घबराने की कोई बात नहीं है, असलम मियां खतरे से बाहर है। नदीम को भी मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, उसकी तबीयत में भी सुधार है। कुछ देर बाद दोनों की तबीयत ठीक हो जाती है। आपको पता है, आज नदीम ने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई है। हाँ बेगम, जब मैं बेहोशी में आ रहा था, उसी हालत में मुझे धुंधला सा दिखाई दे रहा था कि नदीम मेरी मदद कर रहा है। फिर अचानक मैं बेहोश हो गया। नदीम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मालिक, आपकी जान बच गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। असलम बेटा, वैसे तो नदीम ने तुम्हारे लिए जो किया है, उसके बदले जितना भी करो वो कम है, क्योंकि इस एहसान को चुकाना बेहद नामुमकिन है। पर तुम अपने हाथों से
बकरा ईद पर नदीम और बाकी सब मजदूरों को तोहफे देकर इनके चेहरे पर खुशी ला सकते हो। जी अब्बू, आप ठीक कह रहे हो। इस बार नदीम और बाकी सब मजदूर अपने अपने घरों में खूब बढ़िया तरीके से बकरा ईद मनाएंगे। आप सब बेफिक्र रहो, इस बार बकरा ईद पर आप सबको मेरी तरफ से ढेरों उपहार दिए जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। असलम खान ने नदीम और बाकी सभी मजदूरों को बकरा ईद के दिन ढेरों तोहफे और रुपए पैसे उपहार में दिए, ताकि वो सब भी खुशी से अपने घर में बकरा ईद का जश्न मना सके। नदीम ने और बाकी सब मजदूरों ने खूब धूमधाम से बकरा ईद मनाई। सब मिलकर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। असलम खान ने उस दिन से अपने व्यवहार को बदल लिया। वो नदीम और बाकी सब मजदूरों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करता था। असलम ने और भी लोगों के घर नदीम और बाकी मजदूरों को काम दिलवाया और वो पूरा ध्यान रखता था कि रशीद नदीम और सभी मजदूरों को सही तरीके से पैसे बांटे, ताकि किसी भी मजदूर के साथ कुछ भी गलत ना हो और सभी मजदूरों का घर परिवार ठीक से चलता रहे।